हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम वन दरोगा का आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं जिसमें आप 100 क्वेश्चन करेंगे। इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको 40 मिनट का टाइम लगेगा, यानी 40 मिनट में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ताकि एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकें, रीचेक कर सकें। क्योंकि ऑनलाइन मोड में आपको रीचेक करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने आंसर को दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन 40 मिनट में अपने क्वेश्चनों को फटाफट करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड का ही टाइम लेना है, जिससे आप जल्दी जल्दी पेपर को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। और बाद में अगर आपको किसी आंसर में कोई डाउट होता है तो आप रीचेक करके उसको सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन लिए हैं। 100 क्वेश्चन के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अदर्स जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो काफ़ी अच्छे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड हर एक न्यूज़ मिलती रहे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते रहे, ताकि एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका एग्जाम क्या होना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए, जिससे आपका स्कोर भी क्या हो, अच्छा बने। क्योंकि इस एग्जाम के लिए आपको 75 प्लस ही आपको स्कोर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर इससे कम आपके नंबर होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। ठीक है, इसके अंदर मैंने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप उन क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। देखो, फटाफट से हम वीडियो को निपटा देंगे। यहाँ पे 40 से 45 मिनट का वीडियो ही हमारा होगा। यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा है स्वर एक ऐसी ध्वनि है, यानी आपको बताना है स्वर एक कैसी ध्वनि है। तो आप यहाँ देखेंगे जिसमें कई आवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें केवल 2 आवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें एकल आवृत्ति होती है, जिसको सुनना सदैव दुखद होता है। तो देखेंगे आप इसका आंसर। देखो, मैं तेज तेज बोलने का मेरा एक ही वो है रीज़न है कि वीडियो को हम फटाफट क्या कर सकें, कंप्लीट करें। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है अभी शाम को अपलोड होगी। ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, करीबन 3-4 बजे अपलोड करने के बाद एक नेक्स्ट वीडियो हम 8-9 बजे के करीब अपलोड करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी बेस्ट तैयारी करानी है, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। और एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इस वीडियो से मिले, चाहे वो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके बताई हुई वीडियो से आपके आए हैं, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली, ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। देखो, इसका जो आंसर आपका रहेगा ए वाला रहेगा, यानी स्वर जो होता है एक ऐसी ध्वनि होती है जिसमें क्या होती है, कई आवृत्तियां होती है। और एक यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखो आप लिखा है इसमें, जिसको सुनना एक दुखद होता है। ये दुखद नहीं होता है, ये बहुत प्रिय ध्वनि होती है। यानी स्वर कैसी होती है, एक बहुत प्रिय ध्वनि होती है, दुखद ध्वनि नहीं होती। इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। ठीक है, और केवल वाला देखो, जहाँ पे आपको नेगेटिव सेंस दिखाई दे वहाँ पे आपने बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देखें, जिसमें लिखा है केवल 2 आवृत्ति। केवल का क्या मतलब बताइए, या तो लिखा होता है कि जिसमें 2 आवृत्तियाँ होती है तो भी आप एक के सेंस लगा सकते हैं, पर केवल की बात कर रहे हैं तो केवल वाला बिल्कुल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूरी किस प्रकार की राशि, यानी दूरी किस प्रकार की राशि है। तो देखो, दूरी के लिए हमें खाली परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे, जब दूरी के लिए हमें खाली परिमाण चाहिए होता है तो परिमाण सिर्फ हमारा अदिश राशि में होता है। ठीक है, किस में होता है, अदिश राशि में। सदिश राशि में आपका परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो दूरी हमारी क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी के लिए हमें सिर्फ परिमाण चाहिए होता है। बाकी 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं क्या लिखा है, आवर्तकाल तथा आवृत्ति में क्या संबंध है। आवर्तकाल और आवृत्ति यानी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आप इसका ऑप्शन देखेंगे, आप क्लास 9th में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। यानी आवर्तकाल क्या होता है, 1 आवृत्ति, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी होता है। यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो का काम क्या होता है, डायनमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो आप इन 4 ऑप्शन में देख लेंगे ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। किसका काम होता है, डायनमो का काम होता है। तो आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है,
किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल, यानी किसी भी वस्तु यानी कोई भी हमारी एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस के पैरेलल का अगर कोई फोर्स काम कर रहा है यानी कोई बल काम कर रहा है, तो वो बल कौन सा होगा? देखो, वो दाब नहीं होगा, वो ताप भी नहीं होगा और ना ही गुरुत्वाकर्षण होगा, वो होगा सीधे प्रणोद। ठीक है, आगे हम बात करेंगे छठे वाले क्वेश्चन की। छठे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा है किसी स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। कब अधिकतम होती है? यानी जब कोई स्प्रिंग अपनी किस कंडीशन में होगा? मध्यमान की स्थिति में होगा, तब ऐसी कंडीशन क्या होगी? चालू होगी, यानी स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। सेवंथ वाले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर उत्प्लावन बल जो होता है, अगर उसका जो मान है वस्तु के भार से क्या होता है, अगर कम होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु अगर पानी में है तो पानी के अंदर क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। आप बात करेंगे यहाँ पे, यदि 20 न्यूटन भार की किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो उस पर 10 न्यूटन का उत्प्लावन बल आरोपित हो रहा है, तब वस्तु द्रव्य में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में यानी उत्प्लावन बल का मान क्या है? वस्तु के भार से क्या है? कम है, तो इस कारण क्या होगा? वो डूब जाएगी वस्तु यहाँ पे, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी सेवंथ का ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं एट्थ वाले ऑप्शन की। एट्थ वाले के ऑप्शन आप देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी? वाष्पीकरण बढ़ाने का मतलब है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस इसमें कब होगी, यानी जब भाप ज़्यादा निकले, कब होगा? जब जल का तापमान आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी वाष्पीकरण क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे वेग समय ग्राफ की प्रवणता। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, यानी अगर वेग समय ग्राफ का अगर स्लोप आप खींच रहे हैं तो उससे क्या प्राप्त होगा? उससे आपका हमेशा त्वरण प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ से आपका क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे 10th वाले की, गति के तृतीय नियमानुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। देखो यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। गति के तृतीय नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया, यानी जैसा आप काम करेंगे आगे से आपको वैसे ही मिलेगा। यानी अगर आप दीवार को धक्का मारते हैं तो दीवार भी आपको धक्का मारेगी। तो इस चीज़ में आप इससे ही समझ जाते हैं ये किस पे लागू होगा? सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पे, ठीक है, और विपरीत दिशाओं में कार्य करेगा। अगर आप फ्रंट से फोर्स लगा रहे हैं तो वो दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी आप पे आगे से फोर्स लगाएगा, यानी आप अगर उसे पीछे की तरफ धकेलेंगे तो वो भी आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। अकॉर्डिंग टू उसके डायरेक्शन जो होगा आपके डायरेक्शन के क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। देखो यहाँ लिखा है किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट में 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ गया है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है, अगर आप धारा का फॉर्मूला निकालें, कक्षा 10 का क्वेश्चन है ये। आई बराबर आपका होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू की आप दो वैल्यू लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू आपके लिखेंगे आई टी करके आप लिख सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। तो क्यू की जगह आप एन ई लिख लेंगे। क्यू बराबर हो जाएगा एन ई, यहाँ पे बराबर करके हम एन ई अपॉन टी हो जाएगा। हमें संख्या यानी एन निकालना है। एन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? आई गुणा टी अपॉन ई, यानी आप क्या करेंगे? करंट को समय से गुणा करके एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं आपका आंसर क्या आना चाहिए। करंट हमारा कितना है इसमें देख लेते हैं, कितना करंट लग रहा है इसमें। 1 एम्पीयर का करंट है, तो यहाँ पे 1 × 16 समय है, और वो जो आवेश है 1.6 गुना, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर कितना होता है? -19 कूलाम होता है। ठीक है, 19 हो जाए। अब ये 19 जब पलट के ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये पलट के ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो आपका जो है आंसर आपका 11th वाले का कौन सा राइट हो जाएगा? ए वाला, क्योंकि देखो अब 10 की पावर -19 है। जब ये अपॉन से यानी बट्टे से कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ पलट के जाएगी, तो पावर नेगेटिव की जगह काय में पॉजिटिव में आ जाएगी। और 1.6 से जब आप 16 को काटोगे तो 10 बार ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 की पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा और 10 की पावर 19 ये हो जाएगा। तो टोटल आपकी 10 की पावर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फटाफट क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे, लिखा है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। कहाँ पे रखना होगा? इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अथवा अवतल दर्पण द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। इस स्थिति में क्या होगा? वस्तु की स्थिति कैसी हो जाएगी? यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर,
ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि बड़ा पाया जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर, ये भी गलत हो जाएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच, इसको देख लेते हैं रोक के, और थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु पी एफ के बीच, हाँ ये वाला राइट होगा, डी वाला आपका राइट होगा, सी वाला और बी वाला सब आपके क्या है, रॉन्ग है, यानी 12th वाले का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 13 वाले की। 13 वाले में आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो क्लास 9 से आपका लिया गया है। किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किलो है, यानी 72 किलो का 72 किग्रा है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना हो जाएगा, यानी चंद्रमा की सतह पर जो पृथ्वी के अकॉर्डिंग अगर भार देखा जाए तो 1/6 हो जाता है, किसका, अर्थ का। तो यानी अगर 72 का 1/6 अगर निकालेंगे हम, तो 72 इंटू 1/6, 6 से इसे काट दो, 12 किलो, यानी 12 किलो, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रा का आपका क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रा आपका ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा का आपका क्या होगा, ओम होगा। फटाफट क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे लिखा है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित है। देखो स्वस्थ नेत्र के दूर बिंदु की बात कर रहा है, तो स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो सॉरी जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यानी जब चंद्रमा से आप देखेंगे तो आकाश का रंग आपका कैसा दिखाई देगा। चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी की सतह से काफ़ी दूर होता है, तो पृथ्वी की सतह को अगर आप आकाश को देखें चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, जैसा एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाई देता है। आप यहाँ बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यदि किसी लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो उस लेंस की प्रवृत्ति कैसी होगी, यानी 17 वाले की हम बात करें तो अगर हमारे कोई लेंस की क्षमता अगर नेगेटिव, यानी डायोप्टर अगर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, यानी पावर जो है नेगेटिव में है, तो वो लेंस की प्रवृत्ति कैसी होगी, अवतल लेंस वो होगा। 17 वाले का फटाफट आप देखेंगे यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं कौन सी धातु ताप की अच्छी सुचालक है परंतु बिजली की अच्छी सुचालक नहीं है। 18 वाले की हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ होगी, तो वो आपका अम्भ्रक होगा, और सब ये जो होते हैं ऊष्मा और उसके क्या होते हैं, ताप के, ऊष्मा और बिजली के क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी अम्भ्रक जो होगा, ठीक है, अम्भ्रक जो होगा आपका क्या होगा, अच्छा सुचालक नहीं होता बिजली का। 19 वाले की हम बात करें तो 19 वाले में आप देखेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं प्राश्रव्य तरंगे, ठीक है, क्या कहेंगे आप, प्राश्रव्य तरंगे। आगे बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है, विद्युत आवेश के प्रवाह, यानी किसी भी अगर कंडक्टर के अंदर अगर हमारे क्या हो रहे हैं, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। आगे बात करते हैं 21 वाले क्वेश्चन की। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में देखो इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको मार खिलाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। देखो विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, यानी विद्युत चुंबक जो होता है वो हमेशा नर्म लोहे से तैयार किया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। देखो लिखा है निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊर्जा जो होगी आपकी किसके, नीले प्रकाश में होती है। सबसे सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी, नीले प्रकाश में होगी। आगे बात करते हैं 23 वाले की हम बात करेंगे। 23 वाले में आप देखेंगे क्या होगा, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। आँख को सामान्य बनाने के लिए उसे आवश्यक लेंस की आवश्यकता होगी। तो देखो इसको मैं करने का तरीका आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है और उस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो फॉर्मूला जो लेंस फॉर्मूला आपका होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सब के मान आप रख लेंगे, ठीक है, आप इन सब के मान आप रख लेंगे। देखो यहाँ पे एक जो आपको बता देता हूँ, जो स्वस्थ नेत्र होता है उसका निकटतम बिंदु कितना 25 सेंटीमीटर होता है, यानी यू का मान आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर यहाँ पे जो आपको वी का मान जो दे रखा है वो आपको 40 दे रखा है, तो यू का मान आप यहाँ 25 रखेंगे, पर यहाँ पे लेंस है तो ये मान क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, यानी माइनस में आ जाएगा। और वी का मान भी आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, माइनस में लेके चलेंगे। जब आप इन दोनों मानों को रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
ठीक है। आंसर आने के बाद इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताया तो आंसर आपका सी वाला आ जाएगा 200/3, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 23 वाले का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर से फटाफट क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप बताएं, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सिर्फ आपके लिए न्यूमेरिकल लाएंगे और करने का तरीका भी आपको ज़बरदस्त बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मेथड बता दिया, ट्रिक बता दी कैसे आप इसको फटाफट सोल्व कर लेंगे। चालक के माध्यम में प्रवाहित कोई धारा होती है, यानी किसी चालक के माध्यम में से प्रवाहित अगर कोई धारा हो रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे। 24 वाले का आप देखेंगे, 24 वाले में क्या होगा, विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक, यानी वो क्या होती है, अगर किसी चालक के अंदर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो वो हमेशा विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे आप बोलेंगे वो होती है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 25 वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण, यानी किस चीज़ को अगर हम प्रवाहित करते हैं तो जिसके कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा हमारा क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा, यानी जो हमारे क्या होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक आयन होंगे, इनके द्वारा ही क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाना एक क्या का उदाहरण है, तो यह क्लास 10th का आपका क्या है क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिबन वाला आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम धातु आ गया है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण होता है, तो ये आपका काय का उदाहरण है, ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक विज्ञान का आपको फर्स्ट चैप्टर में ही ये क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण एवं वाला चैप्टर, अभिक्रिया वाला चैप्टर, उसमें है आपका ये। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखो यहाँ पे क्या रह रहा है, 27 वाले की बात हमसे कर रहा है, कह रहा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, यानी कैसा रंग दिखाई देगा, भूरा लाल। ठीक है, डार्क भूरे रंग का दिखाई देता है ये। ठीक है, लाल लाल, हल्का हल्का लाल और भूरा भूरा रंग इसका दिखाई देगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ, यानी कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अगर कोई हम क्या करते हैं, वाटर सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो उसमें अगर हम कार्बन डाई गैस की क्या करते हैं, मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उसमें प्रवाहित करते हैं, तो हमारा कौन सा पदार्थ आपको मिलेगा, तो वो आपका पदार्थ होगा NaHCO3, यानी क्या, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, या आप आगे बात करते हैं 29 वाले की हम बात करें। 28 वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है, 29 वाले की हम बात करेंगे अब। 29 वाले में आप देखेंगे, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, इस चीज़ को आप बताएंगे। तो ऐसा इसलिए किया जाएगा, जिंक का जो गलनांक, आप देखेंगे जिंक का जो गलनांक है कम होता है, ये ऑप्शन आप देखेंगे। टिन का गलनांक क्या होता है, कम होता है, इस चीज़ को आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे आप देखेंगे टीन जो होती है अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, वो खाद्य पदार्थों से क्या होगा, वो रिएक्शन एकदम से नहीं करेगा। ठीक है, कम अभिक्रियाशील होती है, तो इसलिए उसे क्या करते हैं, इसमें रखा जाता है। ठीक है, टिन के उसमें। आगे देखेंगे, वाष्पीकरण के लिए कौन सा कथन आपका सत्य है। वाष्पीकरण के लिए कौन सा कथन आपका सत्य रहेगा, यहाँ पे देखेंगे, क्वथनांक के ऊपर किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल गलत है। बी वाले की हम बात करते हैं, आगे देखते हैं बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण है। ये थोड़ा राइट लग रहा है, आगे और आगे देख लेते हैं। 30 वाले का हम देखेंगे, 30 वाले का क्या ठीक रहेगा, क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव का शीतलन, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाए, जब दो गलत हो गए तो ए और सी होने का तो कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 31 क्वेश्चन की। 31 वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, 31 वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन के 100 अणुओं से अभिक्रिया करने के लिए हाइड्रोजन अणुओं की ज़रूरत पड़ती है। कितने हाइड्रोजन अणुओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो 31 वाले का आप देखें 300 अणुओं की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान से देख लेंगे।
यहाँ देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, यानी मोटर वाहन की जो बैटरी आपके लिए यूज़ की जाती है उसमें कौन सा अम्ल आपका यूज़ किया जाएगा, तो आपका होता है H2SO4। ठीक है, कौन सा अम्ल होगा वो, H2SO4, यानी 32 वाले का डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ देखें, आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है कि तत्वों के गुण उनके डैश डैश होते हैं, क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा डैश डैश के, उनके क्या डैश डैश के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होंगे, 33 वाले का आप देखेंगे उनके परमाणु संख्या के, यानी परमाणु क्रमांक जो होगा उसके क्या होंगे, आवर्ती फलन होंगे। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है, 34 वाले की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन बेकिंग सोडा है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, 34 वाले का जो बी वाला है आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा, यानी NaHCO3 वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा 34 वाले का। यहाँ पे देखेंगे आप अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्या देखेंगे आप, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या रहेगा, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, वो रहेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, यानी बी वाला ऑप्शन जो आपका राइट रहेगा, यानी NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे हम बात करें, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, डैश पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है, यानी कि डैश पर किसके साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या हो, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो 36 वाले का जो ऑप्शन आपका रहेगा डी वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या हो, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप बोलेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम होती है, यानी संवेदनशीलता क्या, सेंसिटिविटी जिसे आप बोलेंगे वो कम होती है, कौन सा ऐसा पदार्थ होता है, तो 37 का जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ए वाला रहेगा, नहीं चांदी की जो संवेदनशीलता होती है वो कम होती है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व का जो कोई एक एलिमेंट आपने लिया तो उसके समस्थानिक आप देखेंगे तो आइसोटॉप्स जिसे बोलेंगे वो क्या होंगे, 38 वाले का आंसर आप देखेंगे, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है उसमें अलग अलग होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आवर्त सारणी में क्या लिखा है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है। 39 वाले को आप देखेंगे, 39 वाले में आपका क्या रहेगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी ऐसी ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पे जो प्रवृत्ति होती है वो कौन सी असत्य होगी, यानी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कौन सा असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या पाया जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे साबुन के अणु में क्या होगा, जल रागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ होती है। जल रागी यानी जो जल में मिल जाएंगे और जल विरागी यानी जल से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, वैसा उसमें पाया जाता है, वैसा उसका शीर्ष होगा और क्या होगा, जो पूंछ होगी जल विरागी होगी। आगे बात करते हैं, कृत्रिम रेशम कहलाता है, यानी कृत्रिम रेशम जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रियोन जो होता है वो हमारा कृत्रिम रेशा होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कैथोड किरणें होती हैं, देखो कैथोड किरणें कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, कैसी होती हैं आपने यहाँ बताना है। यहाँ पूछ रहे भी दोनों होती हैं, उदासीन होती हैं, क्या होती हैं इसको आप बताएंगे तो हमेशा कैथोड किरणें क्या होती हैं, हमेशा ऋणात्मक होंगी। जल एक क्या है, जल एक धातु है, तत्व है, क्या है, इस चीज़ को आपने बताना है। जल एक क्या है आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखेंगे जल आपका क्या है, एक 43 वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे, 43 में आपको जल एक क्या रहेगा, बी यानी यौगिक रहेगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो आपका क्या रहेगा, राइट, जल हमारा क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से समझ लें और अच्छे तरीके से इनको देख लें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, ताकि एग्जाम में आगे आगे ये क्वेश्चन आएंगे तो आप एकदम से उनको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है, यानी जो 44 वाला क्वेश्चन है इसमें बताना है कि जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है उसकी जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, वो कैसी होती है, तो ये अत्यधिक निम्न होती है, यानी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं 45 वाले क्वेश्चन की। 45 वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, यानी ऐसी कौन सी चीज़ इस विलयन के अंदर होगी, तो वो आपका होगा HCl। ठीक है, क्या कर देगा, HCl जो होता है उसका पानी का रंग दूधिया कर देता है। देखो इसमें लिखा है एल्काइन का सूत्र क्या होगा। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है एल्काइन का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होगा। एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है C3H4 होगा। ठीक है, C3H4 हो जाएगा। दूध है, दूध आपका क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि दूध आपका क्या है। तो यहाँ देखेंगे दूध है ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन। 47 वाले का देखेंगे ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन। आगे बोला है द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन। उसके बाद बोला है द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन। ये वाला बिल्कुल आपका राइट रहेगा, यानी 47 का C वाला बिल्कुल आपका राइट है। मिश्र धातु कांसा में होते हैं। मिश्र धातु जो कांसा है उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी मौजूद होती हैं। 48 वाले का आप देखेंगे तो इसमें आपका कॉपर यानी Cu और Sn दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नियोन है। नियोन क्या है आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, नियोन है आपका क्या, नियोन आपका क्या 49 वाले का अक्रिय गैस। नियोन क्या है आपकी एक अक्रिय गैस। ठीक है, सोडियम का रासायनिक सूत्र, रासायनिक प्रतीक सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Na, यानी सोडियम। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन स्रावित करती है, कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो इसको स्रावित करेगी। देखो अब बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन है तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 51 वाले की बात करेंगे तो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को क्या करता है, स्रावित करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता। अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता बताएंगे, यानी क्या होगी अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता क्या होगी। देखो सरलता से सुलभ होता है, बिल्कुल सही बात है। भंडारण में परिवहन में आसान हो, ये भी बिल्कुल सही है। जब दो राइट है तीसरा वाला राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, 53 वाले की हम अगर बात करें तो 53 वाले में आपसे क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे आप कौन से प्रकार के अवरोधों में मुख में लार एवं आंखों में आंसू संबद्ध होते हैं। यानी कौन से प्रकार के अवरोधों में ऐसे अवरोध बताने हैं आपको कि जिनमें क्या होगा, मुख में लार आने लगती है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ऐसा आप देखिए 53 वाले का जो ऑप्शन नंबर रहेगा C वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। इससे पहले हमने 52 वाले को किया था। 53 वाले ने शरीर क्रियात्मक अवरोध, यानी शरीर क्रियात्मक अवरोध जो होते हैं इनके कारण क्या होता है, मुख से लार और आंखों से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो ये उससे संबंधित है। आगे बात हम करेंगे 54 वाले की। हरे पौधे में मैग्नीज का सर्वोपयुक्त कार्य, यानी हरे पौधे जो होते हैं उसमें मैग्नीज का सर्वाधिक उपयुक्त कार्य क्या होता है, वो आपका होता है जल का प्रकाश अपघटन। यानी क्या होगा, जल का प्रकाश अपघटन। आगे हम बात करें वन्य पशुओं की अधिकांश प्रजातियों के कारण लुप्त हो रही हैं। क्या लुप्त हो रही हैं आप देखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा आवास विखंडन। ठीक है, क्या ये लुप्त हो रही हैं, आवास विखंडन। आवास विखंडन के कारण क्या हो रही हैं, प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। ठीक है, वन्य पशुओं की अधिकांश प्रजातियां किस कारण, आवास विखंडन के कारण लुप्त हो रही हैं। यानी आगे देखेंगे परागण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। यानी परागण का जनन युग्मक जो है नर युग्मक बनाता है। क्या बनाएगा देखेंगे आप, उनकी संख्या आप बताएंगे कितनी होंगी 56 वाले की। तो 56 वाले का जो आपका रहेगा बी वाला बिल्कुल राइट रहेगा, यानी 2 बनाएगा। ठीक है, इसमें नर युग्मक बनाता है कितने, 2 बनाता है। आप यहाँ पे देखेंगे आप 57 वाले का आंसर, निचले पोषक स्तर से ऊपरी पोषक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रमिक रूप से घटता जाता है। इसे समझाया जा सकता है। यानी निचले पोषक स्तर से ऊपरी पोषक स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह क्रमिक रूप से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। कौन से नियम के द्वारा आप समझाएंगे इसे, या किस चीज़ से आप उसे समझाएंगे, कौन सा नियम आपका इसमें लगेगा, तो इसमें आपका लगेगा ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम इसमें लगेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 58 वाले की। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का एक उपयुक्त उदाहरण है। यानी कौन सा ऐसा होगा, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसी वो है जो जन्मजात प्रतिरक्षा
का एक उपयुक्त उदाहरण देती है। यानी 58 वाले की अगर हम बात करें तो आपका रहेगा PMNL न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये आपका जो क्या रहता है, बचपन से ही क्या करती है, प्रतिरक्षा का काम करती है। आगे देखें MOET से क्या अभिप्राय है। 59 वाले की अगर हम बात करें तो MOET से क्या अभिप्राय, यानी इसकी क्या फुल फॉर्म रहेगी, तो ये आपका मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, ए वाला ऑप्शन भी आपका राइट रहेगा। ठीक है, स्टेप्सिन जो है, स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, यानी स्टेप्सिन एंजाइम जो है 60 वाले का तो आप करेगा वसा पर, यानी सी वाला आपका बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आप देखेंगे 61 वाले का, वातावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य तत्वों के चक्रण को कहते हैं। यानी 61 वाले की अगर हम बात करें तो 61 वाले में आप कहेंगे बी वाला जो जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। आपने इसमें क्या करना है, असत्य युग्म का चयन करना है। आप यहाँ देखेंगे, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर इनके ऑप्शन देख लें किस तरीके से आपके सही रहेंगे। गैस राजधानी, बड़ी मध्य राजधानी, प्रोटिस्टा और मैथेनोजेंस जो है, आप इस तरीके से ये देखेंगे। इनका मैच कॉलम आपने करना है। हरी जीवाणु कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको मैच कराना है, किस तरीके कौन सा असत्य युग्म है, इस चीज़ की आपने पहचान करनी है। तो 62 वाले का आप देखेंगे कौन सा आंसर आपका ठीक रहेगा। तो इसमें जो बड़ी मध्य राजधानी है, ये बात करें जंतु कोशिका की, तो ये वाला आपका क्या रहेगा, बिल्कुल गलत रहेगा, और सब आपके ठीक हैं। ठीक है, 62 वाले का बी वाला आपका बिल्कुल गलत आंसर, वैसे राइट है वैसे रॉन्ग है वो। ठीक है, क्योंकि असत्य की पहचान हमने करनी है। कई दक्षिण भारतीय राज्य प्रतिवर्ष चावल का 2 से 3 फसलें उगाते हैं। इसे संभव बनाने वाली कृषि शास्त्रीय विशेषता, यानी इसे बनाने संभव बनाने कृषि शास्त्रीय विशेषता क्या है, शीघ्र उपज देने वाली चावल की किस्में, यानी जो चावल की किस्म होंगी वो जल्दी जल्दी क्या होती हैं, अपनी पैदावार देती हैं, इस कारण ऐसा हो पा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, यानी पीयूष ग्रंथि जो है आपकी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क के अधर तल पर। यानी कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के अधर तल पर। पीयूष ग्रंथि कहाँ होगी, मस्तिष्क के अधर तल पर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे खराब ओजोन पाई जाती है, यानी खराब ओजोन पाई जाती है कहाँ पे, 65 वाले का आंसर देखेंगे वो कहाँ होगी आपकी, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होगा, खराब ओजोन आपकी पाई जाती है। आगे हम बात करें कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। कोशिका सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया है, 66 वाले को देखेंगे, स्लाइडेन व स्वान। ठीक है, स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे विषाणु संक्रमित पौधे, यहाँ पे 67 वाले को आप देखेंगे, विषाणु संक्रमित पौधों में शीर्ष एवं पार्श्विक कलियों दोनों में विभज्योतक उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो बात कर रहे हैं, विषाणु मुक्त होते हैं, क्योंकि हमने 66 वाले का देख लिया। किस कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कोशिका सिद्धांत जो आपका ए वाला यानी स्लाइडेन व स्वान के द्वारा दिया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यानी ए वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें 67 वाले की, 67 वाले का कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, और क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ दिया है। ठीक है, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। 67 वाले को, 67 वाले को देखेंगे, विषाणु संक्रमित पौधों में शीर्ष एवं पार्श्विक यानी एक्सिलरी कलियों दोनों में जो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है विषाणु मुक्त होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसका आंसर कौन सा आपका ठीक रहेगा। पहले पढ़ लेते हैं, विभाजनशील कोशिकाएं विषाणु की प्रतिरोधी होती हैं, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। विभाज्य होते हैं यानी मेरिस्टम जो होता है वो प्रति विषाणुवीय यौगिक होता है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे, लिखा है जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसकी कोशिकाएं विभाजन दर से अधिक तीव्र होती हैं, बिल्कुल सही है। यह वाला आपका तीसरा वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 वाले का सी वाला बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ पे थायरोक्सिन अतिश्रावण से कौन सा रोग नहीं होता, कौन सा रोग नहीं होता, वो होता है प्लूमर का रोग। जो होता है प्लूमर का रोग जो होगा
वो आपके इसके कारण नहीं होता है। 68 वाले का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। आप यहाँ बात करेंगे, अब हम अगले क्वेश्चन में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्थिरीकरण कौन कर सकते हैं, आप यहाँ देखें 69 वाले का जो ऑप्शन आपका रहेगा वो डी वाला, उपरोक्त सभी राइजोबियम हो गया जीवाणु, एजोटोबैक्टर जीवाणु हो गया, नोस्टॉक शैवाल हो गया, ये सभी क्या कर सकते हैं, इसका स्थिरीकरण कर सकते हैं। 70 वाले की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेदित भाग निम्न में से कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा इसका पार्ट्स है, वो आपका होगा मीसोसोम। कौन सा होगा, मीसोसोम। आगे आप देखेंगे जंतुओं का एक समूह जो वंश द्वारा संबंधित होता है एवं कई समानताएं साझा करते हैं कहलाते हैं, कौन सा होगा, वो आपका होगा नस्ल। ठीक है, वो आपका कौन सा होगा, नस्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे 72 वाले की बात करें, निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है, यानी 72 वाले की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा स्लाइवरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, स्लाइवरी ग्रंथि जो होती है आपकी क्या है, जठर ग्रंथि नहीं है। 73 वाले की हम अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप 73 वाले का, निम्नलिखित में से उल्टा पिरामिड कौन सा है, तो उल्टा पिरामिड जो आपका इनमें से होगा वो आपका होगा ताल पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड, जो ये आपका क्या उल्टा है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम 74 वाले की बात करेंगे, विभिन्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, यानी कौन सी एक बीमारी ऐसी है जो प्रोटोजोआ जनित है, तो ये सभी जितनी भी बीमारियां आपको दे रखी हैं, मलेरिया, निद्रा रोग और एमीबियासिस जो है, ये आपका क्या है, सभी क्या है, एक प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। आगे देखेंगे 75 वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण दोनों ही नहीं पाए जाते, यानी 75 वाले में क्या होगा आपका, पपीते में। ठीक है, पपीते में ऐसा नहीं होता है। वृक्क में उपस्थित मेड्यूला के पिरामिड वलकुट की किन संरचनाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, यानी 76 वाले की अगर हम बात करें तो वो रहेगा बर्टनी के रीनल कॉलम। ठीक है, कौन सा वाला सही रहेगा इसमें, वो बर्टनी के रीनल कॉलम। ठीक है, टमाटर तथा नींबू, देखो यहाँ पे देखो टमाटर तथा नींबू में बीजांडन्यास होता है। ठीक है, 77 की आज बात करेंगे, बीजांडन्यास की बात कर रहा है, ये होता है, तो 77 वाले का कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, डी वाला, यानी स्तंभीय होता है ऐसा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जब असंबंधित जंतुओं के बीच प्रजनन होता है जिनमें समान नस्ल के जीव सम्मिलित हों किंतु 4 से 6 पीढ़ियां या भिन्न नस्लें या भिन्न प्रजातियों के लिए समान पूर्वज नहीं हो तो वो कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, 78 वाले का आप देखेंगे वो कहलाएगा बाह्य प्रजनन। ठीक है, वो आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वो आपका ए वाला ऑप्शन, यानी बाह्य प्रजनन जो होता है इसके लिए हो जाएगा, यानी वही कहलाता है जो ये इनकी बात कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने एक बार में पढ़ लिया, आंसर आपको बता दिया है, यानी बाह्य प्रजनन आपका इसका राइट हो जाएगा। 79 वाले की बात करेंगे, यहाँ लिख रहा है मनुष्य के शरीर की कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि ऐसी होती है जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपका हो जाए यकृत। यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं होगा, तो 80 वाले का जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सिफिलिस जो है, ट्राइकुरेसिस ट्राइक्यूरा जो है, ये आपका सुमेलित नहीं रहेगा। ठीक है, बी वाला इसका आंसर नहीं होगा, राइट नहीं होगा। पादपों में जीव द्रव्य को पृथक करने के लिए आवश्यकता होगी, यानी पादपों में जीव द्रव्य को अलग करने के लिए आवश्यकता होगी, देखो लिखा है पैक्टिनेज और सेल्यूलेज, यानी इन दोनों की आवश्यकता इसके अंदर होती है, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पद मूत्र निर्माण का हिस्सा है, यानी कौन सा पद आपका क्या हो, मूत्र निर्माण का हिस्सा होगा,
तो ये जितने भी आपको दे रखे हैं पहला दूसरा तीसरा, यानी अधिकतर क्वेश्चनों में आपके आंसर क्या उपरोक्त सभी ही रहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 82 वाले का आपका क्या उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी तीनों देखो, प्रानिषेधन और वर्णात्मक पुनरावशोषण और वाहिकी श्रावण, ये तीनों आपके क्या रहेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। 82 वाले का आपका कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला आपका राइट हो जाएगा। लिखा है वर्णी लाभों में पाए जाने वाला वसा विलेय वर्णक कहलाता है। क्या कहलाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्या कहलाएगा, 83 वाले का आंसर आप देखेंगे वो आपका कहलाएगा कैरोटीनाइड। क्या कहलाएगा आपका, कैरोटीनाइड। आप यहाँ देखेंगे पशुपालन में अंतः प्रजनन किया जाता है क्योंकि वह, 84 वाले की अगर हम बात करें तो वो होता है संयुग्मता बढ़ाता है। क्या करता है, संयुग्मता बढ़ाता है। क्योंकि ये क्या करता है, संयुग्मता बढ़ाता है, इसलिए पशुओं में क्या होता है, पशुपालन में अंतः प्रजनन किया जाता है। 85 वाले की बात करें, पुष्पों में लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। कौन सा क्रम आपका सही है। तो 85 वाले की हम बात करें तो पहले क्या होगा, परागण होगा, फिर निषेचन, फिर भ्रूण होगा, फिर बीज। ये आपका बिल्कुल सही है 85 वाले का। सॉरी। अधिकतर कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। अधिकतर कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, क्या होता है। 86 वाले का आप बताएंगे तो आपका होता है काइटिन। क्या होगा आपका, काइटिन। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अनेक प्राकृतिक निवास के किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है। यानी 87 वाले का हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे क्या, XC2 संरक्षण। उसे हम बोलेंगे क्या, XC2 संरक्षण। ठीक है, 87 वाले का हमारा आंसर क्या रहेगा, XC2 संरक्षण रहेगा। आगे देखें, नीचे दी गई सूची में अनलैंगिक जनन द्वारा कौन जनन करता है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है जो मलेरिया परजीवी, कुत्ता, हाइड्रा, अमीबा। तो इनमें चार में से कौन से ऐसे होंगे जो ये चीज़ करते हैं। तो 88 वाले का आंसर जो आपका रहेगा आपका बी ऑप्शन जो है, यानी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 मलेरिया परजीवी, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, ये सब ऐसा करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाला अनविष्ट पिंड है, यानी इंक्लूजन बॉडी जिसे बोलेंगे, नहीं है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी नहीं है। 89 वाले का जो आंसर आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, 89 वाले का आंसर आप देखेंगे वो आपका रहेगा सी वाला, यानी पोलीसोम। ठीक है, कौन सा नहीं है आपका, पोलीसोम नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। यानी 90 वाले का आंसर आपका जो रहेगा वो आप देखें, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। ठीक है, ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है उपाय नहीं है कि अगर खाना पकाने के लिए लकड़ी का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, स्पाइरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, तंतु के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट हो जाए। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तंतु के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से ही ऐसा होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 92 वाले की। निम्न में से कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाई जाती है। तो आप देखें 92 वाले की हम बात करें तो मोतीझरा जो होता है वो आपका क्या होगा, घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। डीब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित हैं। यानी ये जितने भी नाम आपको दे रखे हैं नेशनल पार्क के, वो किस राज्य में स्थित हैं ये आपको बताना है। ये आपका असम में है सबके सब। कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण होता है। कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण तना, जड़ और पत्तियों से। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है। राइनो विषाणु क्या होगा, उत्पन्न करेगा आपको कौन सा, सर्दी जुकाम। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। राइनो विषाणु क्या उत्पन्न करता है, सर्दी जुकाम उत्पन्न करता है। पेरियर नेशनल पार्क डैश डैश में है। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, केरल में है। तो यहाँ पे आपका केरल आ जाएगा। ठीक है, केरल। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक संकर संक्रमण में F2 पीढ़ी में
शुद्ध तथा संकर लक्षणों वाले पादपों का अनुपात होता है। क्या होता है अनुपात, आप इस चीज़ को बताएंगे। 97 वाले की अगर हम बात करेंगे तो वो अनुपात आपका रहेगा 1:1। क्या रहेगा 97 वाले का 1:1। 96 वाले का आपको बता दिया केरल इसका आंसर रहेगा। 98 वाले की हम बात करते हैं। फाइलेरिया पढ़ रहे। फाइलेरिया को उत्पन्न करने वाला कारक है, कौन सा ऐसा कारक है जो इसको उत्पन्न करता है, तो वह है वूचेरिया बैंक्राफ्टी। कौन सा है, वूचेरिया बैंक्राफ्टी जो है। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझेंगे। 99 वाले का हम ऑप्शन देखें कौन सा ठीक रहेगा। यह प्रौद्योगिक उन्नयन के लिए लोन प्रदान करने के लिए IPCC द्वारा शुरू किया गया था एक क्रेडिट कार्यक्रम में। आगे बात करते हैं। यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित किए गए कार्बन के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है, इससे कारोबार भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल राइट रहेगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 99 वाले का। आगे हम बात करें 100 क्वेश्चन। 100वां क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देख लें कौन सा आपका सही रहेगा। देखें ऑप्शन भी हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा कौन सा सही रहेगा, तो देख खेरा, एनीमिया, ग्वाइटर यानी घेंगा और स्कर्वी किस किस की कमी से होते हैं यहाँ देखेंगे। जो आपका जो खेरा है वो तो आपका जस्ते की कमी से होता है, ये आपको बता देता हूँ। एनीमिया जो आपका होता है वो लोहे की कमी से होता है, और ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होगा, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की। तो आप देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सीरियल आपका कहाँ है 4, 3, 1, 2 वाला। यानी यहाँ पे आप फोर्थ वाले का फर्स्ट, मतलब मैंने फर्स्ट इसलिए लिखा है, ए वाले का ये, बी वाले का ये, सी वाले का ये और डी वाले का ये, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है बिल्कुल राइट होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने वीडियो में, इस वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन जो आपके लगा दिए हैं, यानी इन क्वेश्चनों को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।